हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में। तो आज हम लोग आपके क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर को पढ़ने वाले हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर होता क्या है, यानी कृषि क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे हमारे एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इंडिया में। फिर जानेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर कितने प्रकार की जाती है, कितने प्रकार की प्रैक्टिस की जाती है हमारे इंडिया में। फिर जानेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे कि हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, अपने एग्रीकल्चर को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर, नाम तो सभी ने सुना ही होगा। एग्रीकल्चर मतलब होता क्या है, तो देखिए एग्रीकल्चर का मतलब सभी लोग समझते हैं कि केवल क्रॉप्स को ग्रो करना क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। लेकिन ये आपका एग्रीकल्चर का डेफिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि जब आप एनिमल्स प्लांट्स का क्या करते हैं, रियरिंग केयरिंग करते हैं, वो भी आपका क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंडर ही आता है। जैसे आप क्या करते हैं, काउस एंड बफेलोस को क्या करते हैं, रियरिंग केयरिंग करते हैं, यानी उनका पालन पोषण करते हैं। किस लिए, तो उस समय मिल्क क्या होता है, प्राप्त होता है और उस मिल्क से क्या बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, किसी एनिमल्स एंड प्लांट्स का भी क्या करते हैं, रियरिंग केयरिंग करते हैं, तो वो भी आपके एग्रीकल्चर के क्या होता है, अंडर में आता है। देखिए तो आपके डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, उससे एक बार क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ आपके एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, यानी जब आप लोग क्या करते हैं, जैसे मधुमक्खियां होती है, तो मधुमक्खियों का भी हम लोग क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। क्यों, क्योंकि उनसे शहद हमें प्राप्त होता है, तो वो भी हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चर के अंडर ही आएगा। जैसे हम लोग सिप्स यानी भेड़ियों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, कोई खाने वाली चीज थोड़ी ना प्राप्त होती है, लेकिन ऊन प्राप्त होता है, उससे हमारा स्वेटर बनता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ। किस लिए हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं मैम, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को करते हैं। एग्रीकल्चर के अंडर में अब आप सभी लोग जानिएगा कि केवल क्रॉप्स को ग्रो करना क्या होता है, एग्रीकल्चर नहीं कहलाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, एनिमल प्लांट्स इन सभी चीजों का रियरिंग केयरिंग करते हैं, तो वो भी आपके एग्रीकल्चर के अंडर ही आएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ, यानी हम अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को करते हैं, या फूड ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि आपका एग्रीकल्चर होता है क्या। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर मैम एग्रीकल्चर करेंगे तो होगा क्या, यानी कृषि करेंगे तो क्या होगा। तो उसको जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, आपकी एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस को जानना होगा, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए अब हमारे देश में एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है, उस बात को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से और प्यार से समझते हैं। तो देखिए इसका पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारा 2/3 इंडिया पॉपुलेशन, एक मिनट, देखिए 2/3 इंडिया पॉपुलेशन यानी हमारी इंडिया की जो 2/3 जनसंख्या है, वो कहाँ डिपेंड करती है, तो आपके एग्रीकल्चर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी हमारे भारत की 2/3 जनसंख्या किस पर निर्भर करती है, तो हमारे एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। तो 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, पहला महत्व तो इसका ये हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा महत्व क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी हमारे इंडिया की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसके लिए क्या करता है, ये भोजन प्राप्त करता है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर तीसरा इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, इसका तीसरा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि इट्स आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर होता है वो क्या करता है, आपके इंडस्ट्रीज के लिए क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे जो हमारा कॉटन हो गया, कॉटन को तो हम लोग खाते नहीं है, लेकिन वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, यूज में आता है। तो इसीलिए जो आपका एग्रीकल्चर होता है वो क्या करता है, आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। मैम किस लिए, तो आपके इंडस्ट्री के लिए, जिस इंडस्ट्री में ये सारी चीजें जाती हैं और वहां पे उनका प्रोसेसिंग करके अन्य चीजें बनाई जाती है। ठीक है,
जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कॉटन से क्या बनता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये तो हमने जान लिया कि आपका एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। मैंने 3 आपको इम्पोर्टेंस बताया है, आप और चीजें ऐड कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है मैंने उसे बता दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हमें क्या देखना है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, जिसपे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। यानी हमारे इंडिया में कितने प्रकार के फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग क्या बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं, तो जो हमारा फार्मिंग होता है वो कितने तरह का होता है। आपका इंडिया में केवल 2 तरह का ही होता है। यानी हमारे इंडिया में जो फार्मिंग होता है केवल 2 तरह का होता है। कौन-कौन सा होता है मैम? एक तो होता है हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस, और एक होता है हमारा कमर्शियल। कमर्शियल नाम से ही पता चल रहा है कि जिस हम लोग कृषि को क्या करते हैं, यानी जिस एग्रीकल्चर को हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए यानी पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंडर आता है। तो ये जो हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इसे क्या करते हैं हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आगे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। ये नाम से ही पता चल रहा है, मैं अभी आपको समझा रही हूँ। एक हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका इंटेंसिव इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मैम जो हमारा एग्रीकल्चर होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो हमारा होता है सबसिस्टेंस, यानी हम अपने लाइफ को क्या करते हैं, सस्टेन करने के लिए क्या करते हैं, जब एग्रीकल्चर को करते हैं तो उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। ये जो आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग है 2 तरह का होता है। एक तो आपका प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा होता है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। ये क्या होता है अभी बता रहे हैं। और आपका जो कमर्शियल फार्मिंग होता है, इसमें आ जाता है आपका प्लांटेशन, प्लांटेशन फार्मिंग, यानी इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, रोपण कृषि, ठीक है, रोपण कृषि। तो देखिए ये जो हमने आपको एग्रीकल्चर के टाइप्स बताया, उसे थोड़ा सा समझना है कि हमने कहा कि जो हमारे मेनली एग्रीकल्चर होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम लोग अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है। और जब हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए यानी पैसा कमाने के लिए जब किसी एग्रीकल्चर को करते हैं, तो वो आपका कमर्शियल फार्मिंग होता है। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग में आपके 2 तरह के फार्मिंग आते हैं। एक तो होता है आपका प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और हमारा सेकंड क्या होता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो देखिए प्राइमिटिव नाम से पता चल रहा है, जब हम लोग पुराने तौर तरीके से खेती को करते आ रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमिटिव सबसिस्टेंस बोलते हैं। और जो हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि छोटे से जमीन पर क्या करते हैं, अधिक प्रोडक्शन करने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करते हैं, लेबर यानी श्रम, लेबर का यूज करते हैं, बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं, और इरिगेशन फैसिलिटी को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि छोटे से लैंड पर हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उस छोटे से लैंड पर जो लोगों की डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब हमारा कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है मैम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए केवल क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में हमने क्या लिखवाया है, एक तो आपका प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरा होता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए ये जो आपका प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमिटिव। प्राइमिटिव का मतलब क्या होता है, पुराना। जब हम लोग क्या करते हैं अपने खेती को पुराने तौर तरीके से करते आ रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, यानी जीवन को चलाने के लिए बस खेती की जा रही है, ना तो उसमें कोई बाहर से लेबर को हायर किया जा रहा है, ना उसमें बायोकेमिकल्स का यूज किया जा रहा है, और हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी के लिए क्या है, तो आसपास के चीजों पर ही क्या है, डिपेंड है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और इसमें हम लोग
टूल्स का कैसे यूज करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे बेसिक टूल्स होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं, कोई हमारे यहाँ पे मशीन का यहाँ पे यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपका कौन सा हो जाता है, खेती, मतलब एग्रीकल्चर। एक इसका एग्जाम्पल हो जाता है स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, इसी को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। अब देखिए ये स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर होता क्या है, थोड़ा सा उसे समझना है। देखिए इसमें होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे बहुत सारे क्या है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, जंगल है, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा जंगल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन जंगलों को क्या करते हैं, काट देते हैं, और इस जंगल को काट कर क्या करते हैं, इसमें आग लगा देते हैं। जब इसमें आग लगता है तो ये आग पूरा जलता है और ये जंगल क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, और ये जो जंगल है वो राख में बदल जाता है। जब ये राख में बदल जाता है तो ये राख हमारे मिट्टी के साथ मिलता है, और यह क्या करता है, आपके मिट्टी को क्या करता है, फर्टाइल बनाता है, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है बहुत अच्छे से की जाती है। तो जो हमारा स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि जब यहाँ के मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग कहाँ आगे शिफ्ट कर जाते हैं। आगे क्यों शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में अब थोड़ा सा थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं इसकी फर्टिलिटी को बनने के लिए, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आप लोग क्या कर सकते हैं, इमेज में एक बार देख सकते हैं, 1 मिनट देखिए। यहाँ पे आपका जो स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर है वो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये जो जंगल है यानी जो हमारा फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट को ये क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, और इस फॉरेस्ट को काट कर अब क्या कर देंगे, इसको बर्निंग यानी इसको क्या कर देंगे, इसको जला देंगे। जब इसको जला देंगे तो जब इसको जलाया जाएगा तो अब ये क्या बच जाएगा, मिट्टी बच जाएगा यहाँ पे, और मिट्टी के साथ में क्या मिला हुआ है, राख, जिससे जो मिट्टी की उर्वरकता है वो बढ़ जाएगी। अब इसमें हम लोग प्लांटिंग करेंगे, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर का जो भी क्रॉप्स है उसे उगाएंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी प्रोसेस को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते आते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन साइकिल, यानी एक साइकिल चल रहा है प्रॉपर। जंगल को काटा, आग लगाया, खेती किया, फिर हमने इसी को फॉलो किया, ठीक है। इसी को हमने क्या नाम दिया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी यहाँ पे भी आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये पूरा जंगल है, उसमें आग लगाया, फिर यहाँ पे खेती हुआ, फिर वही प्रोसेस, फॉरेस्ट रिकवर हो जाता है, फिर आग लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या क्या बोला जाता है इसको, स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। तो ये आपका क्या हो जाता है, स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, जो कि आपको समझ में आ गया। तो अब आपके बुक में क्या लिखा गया है, स्लैश एंड सॉरी प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, उसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए आपके बुक में क्या लिखा गया है उसे समझते हैं। तो देखिए प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, 1 मिनट, primitive subsistence farming is also known as shifting cultivation। इसको और किस नाम से जानते हैं मैम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इज अ फार्मिंग मेथड वेयर स्मॉल प्लॉट्स, यानी छोटा जमीन होता है, ऑफ लैंड आर क्लियर्ड, जमीन को क्या करते, क्लियर करते, कैसे, जंगलों से, ठीक है। क्लियर्ड एंड कल्टीवेटेड यूजिंग बेसिक टूल्स, यानी हम लोग क्या करते हैं, बेसिक टूल्स का यूज करते हैं और लोकल रिसोर्सेस का यूज करते हैं, ठीक है। और किस लिए करते हैं भाई, तो टू प्रोड्यूस फूड प्राइमरली फॉर द फार्मर्स फैमिली, यानी जो यहाँ पे खेती की जाती है वो किस पर्पज से किया जाता है, तो जो फैमिली है किसके, फार्मर्स का, उनका क्या हो सके, जीवन यापन चल सके। यानी यहाँ पे हम लोग लाभ कमाने की थोड़ा सा भी सोचते भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करें, पुराने तौर तरीकों से खेती करते आ रहे हैं, खेती करते आ रहे हैं, उसमें बेसिक टूल्स का यूज करें, ना तो कोई बायोकेमिकल्स है ना ही कोई मशीन है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो मैम स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। अब ये जो स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर है इस अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से राज्यों में, आपके असम, मेघालय, और आपके मिजोरम, और आपके त्रिपुरा में इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको नाम से जो जानते हैं उसका नाम क्या, झूमिंग, ठीक है।
झूमिंग। तो ये जो आपका है स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, इसी का नाम आपके असम में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में क्या हो जाता है, झूमिंग। और मैम और भी इसका नाम हो जाता है, अगर हम लोग कहाँ की बात करते हैं, आपके अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, ये क्या हमारा एक द्वीपीय देश, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार और आपका एक बस्तर जिला है, कहाँ का, तो छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पर स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है दीपा, दीपा, ठीक है, दीपा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, सॉरी, यहाँ पे पहले मध्य प्रदेश लिखना है, ठीक है, मध्य, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में से बेवार और दहिया के नाम से जाना जाता है, दहिया, ठीक है, बेवार और दहिया। अब थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड में चलते, तो वर्ल्ड में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो अगर हम लोग मैक्सिको की बात करते हैं, यानी मैक्सिको एक हमारा देश है, ठीक है, मैक्सिको में इसे किस नाम से जाना जाता है, मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको में स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा के नाम से। और अगर हम लोग किस बात करते हैं देश की, आपके ब्राजील की, ब्राजील की बात करते हैं, तो वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है, रोका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसे और किस नामों से जाना जाता है, स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। और इस स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में झूमिंग, और आपके अंडमान एंड निकोबार और हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में किस नाम से जाना जाता है, दीपा, दीपा, ठीक है, दीपा लड़की का भी नाम हो सकता है। और आपका मध्य प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है, तो बेवार और दहिया, बेवार और दहिया। और आपके मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा। और ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो हमारे यहाँ पे जब एंगेजमेंट होता है लड़का और लड़की का, तब उसे रोका बोला जाता है, लेकिन जब आपके ब्राजील में ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, तो उससे क्या बोला जाता है, रोका बोला जाता है। तो ये क्या हो गया आपका प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो एक जो हमारा एग्रीकल्चर है वो होता है कंप्लीट, मतलब टाइप्स इसका। अब हम लोग दूसरे टाइप्स पर आते हैं, जिसका नाम क्या है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्म। देखिए ये कैसा है, थोड़ा सा एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, छोटे से जमीन पर क्या करते हैं, अधिक क्या करते हैं, प्रोडक्शन को गेन करना चाहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और अधिक प्रोडक्शन गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं। और जो लेबर होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग बाहर से हायर करते हैं और उसमें लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैम छोटा जमीन कैसे हो जाता है, तो मान लीजिए जो एक हमारे अंकल है, अंकल का जमीन क्या है, एक ऐसा है, इतना बड़ा अंकल का जमीन है, लेकिन अंकल के क्या हो जाते हैं, चार बेटे हो जाते हैं। तो चार बेटे हो गए, तो ये जो जमीन है चार भागों में बट गया, लेकिन तो अब ये जो जमीन है ये क्या हो गया आपका, इतना छोटा हो गया। फिर अब एक एक बेटे को उनको, यानी एक एक बेटे को इतना जमीन मिल गया, मिल गया भाई, ठीक है। अब इस बेटे का भी क्या होगा, बेटा होगा, तो फिर ये जमीन क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो मैम हो क्या रहा है कि इस जमीन पर क्या हो रहा है कि जो लोगों की डिपेंडेंसी है, यानी जो निर्भरता है वो बढ़ती जा रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लैंड छोटा होते जा रहा है, लेकिन जो लोगों का जनसंख्या है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, अब चाहेंगे कि इस छोटे से जमीन पे क्या करें, हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा करें, उत्पादन ज्यादा करें, ताकि इतने सारे लोगों का जो डिमांड है वो क्या हो सके, पूरा हो सके। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा ना, तभी तो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बायोकेमिकल्स का यूज करेंगे और बाहर से लेबर को हायर करेंगे, ताकि अच्छे से खेती हो सके। और फिर जो इरिगेशन फैसिलिटी होती है उसे भी हम लोग अच्छा करेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब आपके बुक में क्या दिया गया, थोड़ा सा उसे पढ़ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं एक बार। आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ए लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें हम लोग लेबर को क्या करते हैं, बाहर से हायर करते हैं, और जो लेबर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इसे लेबर एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। और प्रैक्टिस फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग फूड प्रोडक्शन, यानी जो हमारा मेन गोल होता है वो क्या होता है कि हम लोग जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है।
ऑन ए स्मॉल लैंड, और जो हमारा लैंड होता है छोटा होता है, स्मॉल लैंड प्लॉट्स प्राइमरली फॉर द फार्मर्स फैमिली और कम्युनिटी। यानी जो हम लोग चाहते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन हो वो हमारे फार्मर्स के फैमिली के लिए तो हो ही, और कुछ समुदाय के लोगों को भी हम लोग क्या कर सके, बेच सके। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी जब हम लोग क्या करते हैं, छोटे से जमीन पर अधिक प्रोडक्शन गेन करना चाहते हैं, और उसके लिए बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं, लेबर को हायर करते हैं बाहर से, और इरिगेशन फैसिलिटी को भी अच्छा करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हमारा लास्ट बचा है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, नाम से में हम पता चल रहा है कि पैसा कमाने के लिए हम लोग जब क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। कमर्शियल फार्मिंग इज द लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक विद द प्राइमरी गोल ऑफ सेलिंग द प्रोड्यूस फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। यानी हम लोग क्या करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर किसी क्रॉप्स का क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। फॉर किस पर्पस के लिए, तो मैम हम लोग मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, और इसमें जो एक हमारा एग्रीकल्चर आता है वो कौन सा आता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को रोपण कृषि बोला जाता है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे आपका कॉफी आ जाता है। अब कॉफी को घर का एक व्यक्ति तो क्या करेगा, उसे कंज्यूम कर नहीं पाएगा, तो उसे समुदायों में क्या करा जाएगा, मार्केट में क्या करा जाएगा, बेचकर पैसा कमाया जाएगा। ठीक है, कॉफी हो गया, आपका टी हो गया, आपका रबर हो गया, आपका टोबैको हो गया, टोबैको टोबैको हो गया, बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, ये सभी क्या हो जाते हैं, तो हमारे कमर्शियल फार्मिंग वाले क्या हो जाते हैं, क्रॉप्स हो जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। यानी कॉफी घर का एक व्यक्ति तो नहीं ना केवल पीता जाएगा, उसको बेचेगा भाई, प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका मेन गोल क्या होता है, सेलिंग द प्रोड्यूस फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। तो ये होता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। अब तो हमने क्या पढ़ लिया, आपके कमर्शियल फार्मिंग को भी पढ़ लिया, यानी जो हमारे थ्री टाइप्स के एग्रीकल्चर होते हैं उसे भी हमने कर लिया कंप्लीट। अब आपका एक नया टॉपिक आता है, जो कि क्या आता है, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि मैम जैसे ना हमारे यहाँ पे मौसम होते हैं, समर विंटर, ये मौसम होते हैं, उसी तरह ना कि हमारे उसी तरह आपके जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स को भी ग्रो करने के क्या होते हैं, कुछ मौसम होते हैं। और जो हमारे कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो कि उसी सीजन में क्या किए जाते हैं, उसको उगाया जाता है। ठीक है, तो आपके तीन तरह के क्या होते हैं, फसलों के उगाने का मौसम होता है। एक होता है आपका खारिफ, दूसरा होता है आपका राबी, और तीसरा होता है जायद। ठीक है, अब ये खारिफ राबी जायद क्या है, तो फसलों के उगाने का क्या है, मौसम है। ठीक है, तो देखिए अब खारिफ क्रॉप में हम लोग क्या किया जानेंगे कि इसे कब सोन किया जाता है और कब हार्वेस्ट करा जाता है, और आपके खारिफ सीजन में कौन कौन से क्रॉप आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग राबी में क्या जानेंगे कि कब सोन करा जाता है, कब हार्वेस्ट करा जाता है, कब, और इसमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही बातें जानने वाले। ठीक है, तो देखिए खारिफ क्रॉप की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसको सोन कब करा जाता है, तो आपके जून से जुलाई, यानी जून से जुलाई में हमारे यहाँ पे क्या करता है, भारत में मानसून एंटर करता है, और अच्छी खासी बारिश होती है। ठीक है, तो आपको सोन कब करा जाता है, जून से जुलाई में, और हार्वेस्ट कब करा जाता है, आपके अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, तो इसमें आपका पेडी आता है, यानी धान, दूसरा क्या होता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, और भी बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं, लेकिन जो मेजर क्रॉप्स होते हैं, पेड़ी, ज्वार, बाजरा, ग्राउंड नट्स, ये सभी क्रॉप्स आते हैं। ठीक है, फिर हमारा राबी क्रॉप्स आता है। जब क्या होता है कि हम लोग खारिफ क्रॉप को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो उसके हार्वेस्ट करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, राबी क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी लगाते हैं। ठीक है, तो इसको सोन कब करा जाता है, अक्टूबर से नवंबर में इसको सोन करा जाता है। ठीक है, और इसको हार्वेस्ट कब करा जाता है, मार्च से अप्रैल में। ये भी बात ठीक है। इसमें कौन-कौन से क्रॉप्स आते हैं, तो जो मेजर क्रॉप्स होते हैं वो आपका व्हीट होता है, आपका पीस होता है, और आपका मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है जायद क्रॉप्स।
जायद क्रॉप्स को कब सोन करा जाता है? तो जायद क्रॉप्स को आपके मार्च से लेकर अप्रैल में सोन करा जाता है। फिर इसको हार्वेस्ट कब हम लोग कर लेते हैं? तो मैम जब जून आता है, गर्मी बहुत आती है, उसी जून के महीनों में हम लोग क्या करते हैं, इस जायद क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। जब जून के महीना आता है तो उसमें खाने वाले कौन-कौन से आपको याद होगा ना, हमारे यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो कौन-कौन से क्रॉप्स? आपका वाटरमेलन आता है, गर्मियों में वाटरमेलन सभी लोग खाते हैं, ठीक है? फिर आपका कुकुम्बर आता है, फिर आपका मस्क मेलन आता है, फिर आपका पंपकिन आता है और बहुत सारे हमारे क्रॉप्स आते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए कुछ-कुछ क्रॉप्स का यहाँ पे नेमिंग कर दिया है, ठीक है? नेमिंग यानी नाम लिख दिया है। तो खरीफ क्रॉप कब सोन करा जाता है, कब हार्वेस्ट करा जाता है, इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं वो याद रखना होगा। राबी सीजन, इसमें कौन कौन से क्रॉप्स है उसे याद रखना होगा। और फिर जो आपका जायद सीजन है, इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं उसे याद करना होगा, ठीक है। अब इसे पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने मेजर क्रॉप्स पे, यानी मुख्य फसलों पे आते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में अगर बात करें तो दो आपके मेजर क्रॉप्स हैं, एक तो आपका हो जाता है पेडी यानी राइस, और दूसरा क्या हो जाता है आपका व्हीट हो जाता है, ठीक है। यही आपके इंडिया में दो मेजर क्रॉप्स है। चावल और रोटी तो सबके घर में डेली बनता है, तो यही क्या है, हमारे इंडिया के दो मेजर क्रॉप्स है, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो आपका पेडी है, यानी जो आपका चावल है, एक तो ये कैसा क्रॉप है, तो ये खारिफ क्रॉप है। खारिफ खारिफ क्रॉप है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा चावल है यानी जो हमारा राइस है वो कैसा क्रॉप है, तो खारिफ क्रॉप है। और इसके लिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कंडीशंस को देख लेते हैं। तो इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए मैम? हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई कितना होना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर इसके लिए रेनफॉल यानी वर्षा कितना चाहिए? तो जो एनुअल रेनफॉल होता है वो आपका 125 से 200 सेंटीमीटर। इसके लिए सोयल कौन सा चाहिए? सोयल एलुवियल सोयल चाहिए। लेबर हाई यानी इसमें जो श्रम होते हैं वो ज्यादा चाहिए, फिर ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे ऐसे कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो कि क्या करते हैं, राइस का प्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए, मेजर स्टेट आपके कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो आपका यूपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका बिहार आ जाता है, तीसरा आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये ऐसे स्टेट है हमारे इंडिया के जहां पर क्या होता है, जो राइस का प्रोडक्शन होता है वो अधिक होता है। और इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताया है कि जो हमारा इसके लिए सोयल होना चाहिए वो आपका एलुवियल सोयल होना चाहिए। तो आपके दिमाग में एक और बात आनी चाहिए कि मैम हमारे इंडिया में जहां जहां पर एलुवियल सोयल पाया जाएगा वहां पर भी क्या होगी, आपकी पेडी की क्या होगी, एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इंडिया का क्या करते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं। ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, ठीक है। रफली ड्रॉ किया है। तो देखिए आपके इंडिया में जो एलुवियल सॉइल है, आपके यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक पाया जाता है। तो जो हमारा चावल का प्रोडक्शन है इस एरिया में भी क्या होगा, होगा। यानी इधर कौन सा रीजन आ जाता है, आपके महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर के हमारे डेल्टास वाले क्या हो जाते हैं, रीजन आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इधर हमारी गंगा रिवर और आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के क्या हो जाते हैं, बेसिन आ जाते हैं। इसमें भी क्या होता है आपका एलुवियल सोयल आता है। और इसमें आपके राइस का क्या होता है, कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। तो मेजर आपको स्टेट याद रखना है कौन कौन से होते हैं, और फिर थोड़ा सा आपको रीजन भी याद रखना है। अब हम लोग आते हैं वीट पर, ठीक है। तो जो आपका वीट होता है वो तो आपका राबी क्रॉप्स होता है। इसके लिए रेनफॉल कितना चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, लाइट सन रेस, यानी जब हमारा वीट होता है उसको जब उसके पकने का जब समय आता है तो हमारा हल्का सन रेस चाहिए होता है, ठीक है। और मेजर रीजन कौन कौन सा हो जाता है, तो आपका गंगा सतलज प्लेन हो जाता है और दक्कन प्लेटू हो जाता है। दक्कन प्लेटू में हम कौन सा होता है, तो देखिए दक्कन प्लेटू हमारा इंडिया का ये वाला रीजन हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, दक्कन प्लेटू। तो एक तो गंगा सतलज प्लेन और दूसरा दक्कन प्लेटू में क्या होता है, हमारे व्हीट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये जो हमारे मेजर क्रॉप्स थे, राइस और व्हीट, वो होते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आते हैं, आपके मिलेट्स पर आते हैं। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, ठीक है। तो 4 मिलेट्स को आपको याद रखना है। एक तो आपका ज्वार होता है, दूसरा आपका बाजरा होता है, तीसरा रागी होता है, चौथा आपका मेज होता है, ठीक है। मक्का, मक्का सभी ने खाया होगा, ठीक है। और अभी मक्का खाने का टाइम भी चल रहा है।
तो एक ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसे पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग ज्वार को पढ़ते हैं, ठीक है। ज्वार को पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। तो देखिए ज्वार के बारे में अब थोड़ा सा चीजों को समझना है। तो ज्वार इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया आफ्टर राइस एंड व्हीट। यानी जो हमारा ज्वार होता है वो हमारे चावल और गेहूं के बाद में तीसरा सबसे क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, फूड क्रॉप्स है, यानी खाने वाला क्रॉप्स है, ठीक है। अब इसको देख रहे हैं आगे। सोन इन दोज एरियाज वेयर राइस एंड व्हीट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। यानी इसको कहाँ पर सोन करा जाता है, तो जहां पर जो हमारा राइस और व्हीट होता है उसको नहीं सोन करा जाता है, ठीक है। और इट इज रेन डिपेंडेंट क्रॉप एंड इरिगेशन सिस्टम इज नॉट अवेलेबल इन इट, ठीक है। यानी ये क्या होता है, आपका वर्षा पर निर्भर रहता है, और इस यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा इरिगेशन सिस्टम होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बात हमने जान लिया। इट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इज महाराष्ट्र विच इज प्रोड्यूस 51% ज्वार। यानी जो हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है किस चीज का, ज्वार का, वो कौन सा हो जाता है, हमारा महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है। जो कि हमारा कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है, 51%। और जो हमारा स्टेट है वो 49% करते होंगे, ठीक है। और में हमारा कर्नाटक आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, और मध्य प्रदेश आ जाता है, आर इट्स अदर स्टेट्स। यानी जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसे याद रखना है। तो आपका मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है, जो कि 51% क्या करता है, ज्वार का प्रोडक्शन करता है। ज्वार के बाद हम लोग कहाँ आ जाते हैं, बाजरा पर आ जाते हैं, ठीक है। बाजरा, तो इट इज ग्रोन ऑन 7% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ इंडिया। यानी हमारे इंडिया में जितना, देखो हमारे इंडिया में मान लो क्या होता है, ए, जितना 100% क्या होता है, मतलब लैंड है एग्रीकल्चर जैसा, तो उस पर 7% एरिया पर क्या होता है, आपके बाजरा का प्रोडक्शन होता है। फिर आता है हमारा, इट इज द मेन फूड फॉर एनिमल्स एंड बर्ड। ये जो हमारा बाजरा फूड है वो किसके लिए मेन फूड है, तो आपके एनिमल्स और बर्ड के लिए, ठीक है। इट इज ग्रोन ऑन सैंडी एंड ब्लैक सैलो सोयल। इसको कहाँ उगाया जाता है, तो आपके सैंडी यानी जो बालुई मिट्टी होती है, और आपके ब्लैक सैलो सोयल्स में, ठीक है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इज गुजरात। बाजरा का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो आपका गुजरात हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके मेज पर आ जाते हैं। मेज पर रागी को आपको खुद कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम लोग मेज पर आते हैं, तो मेज के बारे में समझते हैं। तो देखिए ये जो मेज होता है, इट इज ए खरीफ क्रॉप, रिक्वायर्स 21%, सॉरी 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 25 सेंटीमीटर रेनफॉल। यानी जो हमारा मक्का है, एक तो कैसा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, और इसके लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल कितना चाहिए होता है, 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। इरिगेशन इज रिक्वायर्स इन एरियाज विद लेस रेनफॉल। मतलब जहाँ पे कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई की क्या पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमारा आता है, दिस क्रॉप ग्रोन वेरी वेल इन एलुवियल सॉइल बाय रिवर। यानी जहाँ पे क्या करती है, जो हमारी रिवर्स क्या करती है, मान लो ये हमारा माउंटेन हो गया और यहाँ से रिवर निकल रही है, और रिवर अपने साथ में एलुवियल सॉइल को लाती है, तो इसी रीजन में हमारा क्या होता है, आपका मेज का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इट्स मेनली ए क्रॉप ऑफ प्लेन एरिया। यानी जो हमारा मक्का जो क्रॉप्स है ये किस एरिया का मेनली क्रॉप्स है, तो जहाँ पे प्लेन एरिया होता है, प्लेन यानी जहाँ पे माउंटेन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो मिलेट्स हैं, जो कि 4 है, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, उसे हमने कर लिया कंप्लीट। आपको रागी को क्या करना है, खुद से थोड़ा सा कंप्लीट करना है। अब आते हैं हम लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो नहीं है, पल्सेस पर। यानी हमारे इंडिया में दालें सबके घर में बनती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। यानी जो हमारा इंडिया है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, और सबसे मतलब ज्यादा क्या है, कंज्यूम भी करता है। ऐसे नहीं सबके घरों में डेली दालें बनती है, ठीक है। सॉरी।
These are the major source of protein in a vegetarian diet. Pulses need less moisture and survive even in dry condition. यानी जो हमारी pulses होती है वो क्या करती है आपके, उसके लिए लेस मॉइस्चर चाहिए और वो ड्राई कंडीशन में भी क्या करती है, सर्वाइव कर जाती है। और ये जो हमारी पल्सेस होती है वो क्या होती है, बिंग लिग्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। यानी जो हमारी दालें होती है वो क्या करती है, हमारे एटमोस्फेयर से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेती है और उस नाइट्रोजन को क्या करती है, सोयल में मिलाती है, जिससे क्या होता है, जो हमारा सोयल होता है वो क्या होता है, फर्टाइल बन जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, हमारी पल्सेस होती है, एक्सेप्ट अरहर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है आपका, शुगर केन है। शुगर केन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल और आपके सब ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब क्या होता है कि इसका जो प्रोडक्शन होता है, बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। It requires 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius of temperature and annual rainfall between 25 centimeter and 100 centimeter। यानी आपके शुगर केन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए और 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर क्या चाहिए, इसको रेनफॉल चाहिए। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। यानी जहां पर लो रेनफॉल होता है वहां पे हमें इरिगेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। यानी हमारा जो इंडिया है वो शुगर केन का क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसके बाद, ब्राजील के बाद में। ठीक है, द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ये हमारे मेजर स्टेट हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, शुगर केन का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब आता है हमारा ऑयल सीड्स। ठीक है, ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया इंडिया ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑयल सीड्स आर कल्टीवेटेड सच एज डिया इज, इंडिया हो गया यहाँ पे भाई, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड कनाडा। ठीक है, यानी जो हमारा इंडिया है वो क्या, ऑयल सीड्स मतलब होता क्या है कि ऐसा क्रॉप्स जिसको हम लोग क्या करते हैं, उससे तेल निकालने के लिए क्या करते हैं, उससे ग्रो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑयल सीड्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या गया है कि इंडिया ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑयल सीड्स आर कल्टीवेटेड सच एज, यानी हमारे इंडिया में बहुत सारे वैरायटी के क्या किए जाते हैं, ऑयल सीड्स को कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड कनाडा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। यानी ये हमारा खाने लायक होता है, ये जो ऑयल सीड्स होता है, और हम लोग ज्यादातर इसे कुकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमारे इसमें बहुत सारे ऑयल सीड्स हैं, बुक में लिस्ट दिया गया है, लेकिन जो आपका प्रमुख है यानी जो मेजर है वो कौन सा, ग्राउंड नट, यानी ग्राउंड नट। ठीक है, तो इट इज ए खारिफ क्रॉप। जो हमारा ग्राउंड नट होता है वो क्या होता है, आपका खारिफ क्रॉप होता है। इन 2018 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी हमारा जो इंडिया है 2018 के अनुसार चाइना के बाद क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, ग्राउंडनट का। ठीक है, तो ऑयल सीड्स को भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑयल सीड्स के बाद अब हम लोग आते हैं, बस दो क्रॉप्स को पढ़ेंगे, एक तो हमारा टी होगा और दूसरा कॉफी होगा। ठीक है, तो देखिए फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी ये हमारे जो टी और कॉफी होते हैं वो हमारे बेवरेज क्रॉप होते हैं। बेवरेज क्रॉप किसे बोलते हैं, जो कि पीने लायक, पीने वाला होता है। ठीक है, तो टी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यानी जो हमारा टी है आपका क्या है, कल्टीवेशन है, वो किसका एग्जाम्पल है, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स, यानी हम लोग ज्यादा चाय पीते तो है, लेकिन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ब्रिटिशर्स के द्वारा। द टी प्लांट ग्रोस वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल climates endowed
विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ट्रेंड सोयल। यानी जो हमारा टी होता है वो आपके ट्रॉपिकल यानी नॉर्थ इंडिया, सब ट्रॉपिकल, सॉरी ट्रॉपिकल आपके साउथ इंडिया और सब ट्रॉपिकल आपके नॉर्थ इंडिया, दोनों जगह क्या होते हैं, इसको कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। और रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी जहाँ पे टी का कल्टीवेशन किया जाता है वहाँ की जो सॉइल होनी चाहिए वो आपके ह्यूमस और आपके ऑर्गेनिक मैटर में क्या होना चाहिए, रिच होना चाहिए, ठीक है। अब मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो आपका असम है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है और वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉफी पर, यही आपका लास्ट, ठीक है। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, यानी जो हमारे इंडियन कॉफी है वो किस लिए जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, तो अपने गुड क्वालिटी के लिए। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, यानी जो हमारी ये इंडिया में अरेबिका वैरायटी की जो कॉफी प्रोड्यूस करा जाता है वो सबसे पहले हमारे यहाँ पे नहीं हुआ करता था, उसे हमने यमन से क्या किया है, लाया है, ठीक है। द वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो हमारे यहाँ पे अरेबिका अरेबिका वैरायटी की जो कॉफी होती है उसका जो डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदन हिल्स, यानी शुरुआत में कॉफी का केवल जो कल्टीवेशन था वो केवल आपके बाबा बुदन हिल्स में होता था, लेकिन बट एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है, तो इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन थ्री स्टेट्स में क्या होते हैं, हमारे कॉफी का प्रोडक्शन अभी होता है। लेकिन शुरुआत में केवल कहाँ हो रहा था, तो आपके बाबा बुदन हिल्स में हो रहा था, इसे थोड़ा सा याद रखना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। तो ये जो आपके एग्रीकल्चर का चैप्टर है इसमें हमने बहुत सारे क्रॉप्स को कंप्लीट कर लिया और आपका एग्रीकल्चर होता क्या है, कितने तरह के आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जाता है, मेजर क्रॉप्स कौन कौन से थे उसे भी देख लिया। तो अब जो आपका फाइबर क्रॉप है यानी रेशेदार फसलें और जो हॉर्टिकल्चर है उसे क्या करेंगे, अगले क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कैसा लगा सभी को क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा।